पॉपकॉर्न टून टीवी। किस्मत का कैदी। हमारी पिछली वीडियो में आदर्श, सूरज, अंकिता, मानस, आनंद, राजकुमार और गोविंद ने कमेंट किया था, इसलिए उनके नाम इस वीडियो में किसी किरदार या किसी जगह के नाम में इस्तेमाल हुए हैं। अगर आप भी चाहते हो कि आपका नाम अगले वीडियो में किसी किरदार के नाम में इस्तेमाल हो, तो प्लीज अपना नाम कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब कहानी सुनते हैं। मुकुंदपुर राज्य के एक छोटे से गांव में आदर्श नाम का एक मेहनती किसान रहा करता था। आदर्श के परिवार में उसकी माता के अलावा उसकी एक छोटी बहन भी थी जो कि विवाह के लायक हो चुकी थी। एक दिन आदर्श अपने खेत में हल चला रहा था कि तभी उसका मित्र सूरज उसके पास आकर बोला, अरे आदर्श, तुमने सुना क्या? अरे गांव के मुखिया के घर जिसने चोरी की थी वह हमारे गांव का ही चंपकलाल है। और जब उससे पूछा गया कि उसने चोरी क्यों की, तो उसने कहा कि उसकी मजबूरी थी। उसने यह भी कहा कि वह चोरी करना नहीं चाहता था। अरे सब भाग्य का खेल है। अरे ऐसा वही करते हैं जो मेहनत नहीं करते और हमेशा अपने भाग्य पर रोते रहते हैं। मूर्ख कहीं का। अरे मूर्ख इतना भी नहीं समझते कि मेहनत से ही भाग्य बनता है। इतना बोलकर आदर्श फिर से अपना हल चलाने लगा और सूरज वहां से चला गया। शाम को जब आदर्श अपने घर की ओर जा रहा था, तभी उसके कानों में एक साधु की आवाज टकराई। वहीं रुक जाओ। आदर्श ने जैसे ही पलट कर देखा तो उसने देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक साधु बैठे हुए हैं। क्या हुआ साधु महाराज, आपने मुझे क्यों पुकारा? कुछ देर पहले जब तुम अपने मित्र से बात कर रहे थे, तब मैं तुम्हारे खेत के पास एक वृक्ष के नीचे बैठा तुम दोनों की बातें सुन रहा था। दरअसल मुझे तुम्हारे भाग्य की परिभाषा अच्छी लगी। साधु महाराज, आप कहना क्या चाहते हैं? देखो, जिस मुखिया के घर पर जिस चोर ने चोरी की थी वो सत्य कह रहा है। उसने चोरी मजबूरी में की थी। मजबूरी हमसे हर वो काम करा लेती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उस चोर ने सही कहा था, सब भाग्य का खेल है। लेकिन साधु महाराज, मैं अब भी अपनी बात पर अटल हूँ। इंसान अपना भाग्य अपनी मेहनत से बनाता है। जब कोई इंसान अपने जीवन में मेहनत नहीं करता तो वह सारा का सारा दोष भाग्य पर ही डाल देता है। आदर्श, मेहनत के साथ साथ इंसान का भाग्य अच्छा होना भी आवश्यक है। अगर इंसान का भाग्य अच्छा नहीं हुआ तो उसकी सारी मेहनत बेकार जाती है और उसकी सारी योजना धरी की धरी रह जाती है। क्षमा कीजिए साधु महाराज, लेकिन मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता। मैं कोई साधारण साधु नहीं हूं आदर्श। मुझ में भूत, भविष्य, वर्तमान देखने की क्षमता है। तुम्हें बहुत जल्द मेरी बातें समझ आ जाएंगी। इतना बोलकर साधु वहां से चला गया। आदर्श अपने घर पर पहुंचा ही था कि तभी उसकी माँ निर्मला उससे बोली, आदर्श बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ माँ? बेटा, अब तुम्हारी बहन अंकिता विवाह के लायक हो गई है। हमने उसके लिए अच्छा लड़का भी ढूंढ लिया है। लड़का बहुत अच्छा है और हमारे गांव के जमींदार का दूर का रिश्तेदार भी है। अरे आप चिंता मत कीजिए। मैं अपनी बहन का विवाह खूब धूमधाम से करूंगा। मेरी फसल सारे राज्य में बहुत अच्छी होगी। बस कुछ दिन बाद फसल की कटाई प्रारंभ होने वाली है। अगले दिन जब आदर्श अपने खेत पर गया तो खेत का दृश्य देखकर वह पूरी तरह से घबरा गया। अरे ये क्या? मेरी फसल में तो कीड़े लग गए। ये कैसे संभव हो सकता है? हे भगवान, मुझे जल्द से जल्द अपने खेत में दवाई डालनी पड़ेगी, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आदर्श ने उसी दिन अपने खेत में कीटनाशक दवाई छिड़क दी। उसने बहुत प्रयास किया मगर कीड़े लगना बंद नहीं हुए और आदर्श की फसल बर्बाद हो गई। अपनी मेहनत को इस तरह से बर्बाद होता देख आदर्श उदास हो गया और चुपचाप अपने घर चला गया। उसे उदास देखकर उसकी माँ निर्मला उससे बोली, क्या हुआ बेटा, तुम बहुत उदास लग रहे हो। माँ, हमारी सारी फसल बेकार हो गई। मेरी समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं। चिंता मत करो आदर्श,
तुम तो हमेशा अपने मेहनत को ही भाग्य समझते हो, तो फिर क्यों रोते हो? जाओ जाकर जमींदार से कर्ज ले लो और मानस नगर से बीज खरीद कर ले आओ। अपनी माँ की बात सुनकर आदर्श जमींदार की हवेली पर चला गया और सारी घटना बताते हुए बोला। जमींदार साहब, मुझे बीज खरीदने के लिए कर्ज चाहिए। हाँ तो देखो आदर्श, मुझे तुम्हें कर्ज देने में कोई आपत्ति नहीं है, पर तुम तो जानते ही हो कि मेरा ब्याज बहुत भारी होता है। सोच लो, क्या तुम समय पे मेरा कर्ज चुका पाओगे? जमींदार साहब, सारा गांव जानता है कि मैं मेहनती और ईमानदार हूँ। मुझ पर थोड़ा तो भरोसा कीजिए। सही बात कर रहे हो, लेकिन बेटा आदर्श, क्या है ना कि भरोसा करके उधार दिया जाता है, ब्याज पर कर्ज नहीं। अगर तुम मेरा कर्ज समय पर नहीं चुका पाए तो मैं तुम्हारे खेत पर कब्जा कर लूंगा। आदर्श गहरी सोच में डूब गया क्योंकि उसके पास बीज खरीदने के लिए भी धन नहीं था। उसने अपनी सारी जमा पूंजी पिछली फसल में लगा रखी थी। कुछ देर बाद आदर्श सोचते हुए बोला। ठीक है, मुझे मंजूर है जमींदार साहब। जमींदार ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं आदर्श को पकड़ा दी। आदर्श स्वर्ण मुद्राएं लेकर मानस नगर गया और अच्छे बीज खरीद कर ले आया। फिर वह पूरी मेहनत से खेतों में बीज बोने लगा। कुछ महीनों में उसकी फसल पककर तैयार हो गई। मगर जैसे ही फसल की कटाई का दिन आया, आदर्श ने देखा कि उसकी फसल में फिर से कीड़े लग गए और फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। यह देखकर आदर्श की आंखों में आंसू आ गए। वह रोते हुए घर आया और सारी घटना अपनी माँ को बताते हुए बोला। माँ, सारी फसल बर्बाद हो गई। माँ, ऊपर से मैं जमींदार का कर्जदार भी हो गया। अब हमारी बिटिया का विवाह कैसे होगा? अरे आदर्श बेटा, कुछ दिनों में लड़के वाले अंकिता को देखने आने वाले हैं। ऐसे तो हमारी गांव में नाक कट जाएगी। तभी वहाँ जमींदार आ पहुँचा और आदर्श से बोला। क्या हुआ भाई, कहाँ हो आदर्श? मैं अपना धन ब्याज सहित लेने आया हूँ। जमींदार साहब, मेरी सारी फसल बेकार हो गई है। मुझे कुछ समय की मोहलत और दे दीजिए। कुछ समय की मोहलत? ए बुड़बक, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे सारा गांव जानता है कि मैं किसी को मोहलत नहीं देता। देख भाई, वादे के मुताबिक मैं तुम्हारे खेत पर कब्जा करता हूँ। अगर तुम अपना खेत छुड़ाना चाहते हो तो सीधी बात है, मेरा धन ब्याज सहित लौटा दो और खेत ले जाओ। इतना बोलकर जमींदार वहाँ से चला गया। आदर्श के हाथ से उसका खेत भी चला गया। कुछ ही दिनों में उसके परिवार के भूखे मरने की नौबत आ गई। यह सब देखकर एक दिन आदर्श अपनी माँ से बोला। माँ, खेत भी हाथ से चला गया और घर में राशन भी खत्म हो गया है। बेटा, मुझे लगता है कि हमारी बिटिया का विवाह अब कभी नहीं हो पाएगा। मैंने सुना है कि मानस नगर के महाराज आनंद बहुत ही दयालु हैं। तू जाकर उससे सहायता क्यों नहीं मांगता बेटा? आप सही कहती हो माँ, मैं आज ही मानस नगर जाकर महाराज से सहायता मांगता हूँ। आदर्श उसी दिन मानस नगर के राजा आनंद के महल में जाने ही वाला था, लेकिन सहयोग से राजा आनंद उसे महल के बाहर ही मिल गए। आदर्श ने राजा आनंद को सारी घटना बताते हुए कहा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, मेरी सहायता कीजिए। मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है और मेरी बहन विवाह योग्य हो गई है। अच्छा, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारी फसल में 2 बार कीड़े लगे हैं, जबकि आसपास के किसानों की फसल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका अर्थ यही है कि तुम्हारा भाग्य सही नहीं चल रहा है। महाराज, कृपया मेरी सहायता कीजिए। मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। बात खत्म और तुम अब यहाँ से जा सकते हो। राजा आनंद की बात सुनकर आदर्श उदास हो गया और अपने गांव की ओर चल दिया। आधे रास्ते में वे एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने आप से बोला। पता नहीं ये मेरी फसल को किसकी नजर लग गई है। तभी आदर्श की नजर सामने पड़े एक थैले पर पड़ी। उस थैले के अंदर से एक बड़ा हीरा निकला। अरे, ये हीरा तो बहुत कीमती लगता है। क्यों ना इसे मैं मानस नगर जाकर किसी जौहरी को बेच दूं। इससे मुझे अच्छी खासी रकम मिल जाएगी और मैं जमींदार से अपना खेत छुड़ा सकता हूँ। तभी आदर्श के मन से आवाज आई।
ये गलत है आदर्श, ये चोरी जैसा होगा। हाँ क्या? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, नहीं ये सही नहीं है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर फिर आदर्श के मन में एक दूसरी आवाज आई। आदर्श, अगर तू इसे नहीं ले जाएगा तो कोई दूसरा इसे ले जाएगा। इससे बेहतर है कि तू इसे बेचकर अपने दुखों का अंत कर ले। यह विचार आते ही आदर्श हीरा लेकर मानस नगर चला गया और एक जौहरी के दुकान पर जाकर बोला। काका, ये मेरा हीरा है, इसके कितने दाम मिलेंगे? जौहरी हीरा देखकर चौंक गया और सोचने लगा, यह हीरा तो बहुत ज्यादा कीमती है और इस युवक की हालत देखकर साफ लग रहा है कि इसका नहीं है। जौहरी ने आदर्श को बहुत कम मुद्राएं देते हुए कहा, ये लो, ये हीरा इतने का ही है। क्या कह रहे हो? ये हीरा तो बहुत कीमती है। लाओ लाओ, इसे वापस करो, मैं इसे किसी और जौहरी को बेच दूंगा। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अब यह हीरा मेरे पास ही रहेगा। मैं समझ चुका हूँ कि यह तुम्हारा नहीं है, क्योंकि इतने कीमती हीरे का मालिक कोई ऐसे चिंदी फटे कपड़े पहनने वाला नहीं हो सकता। देखो, जो दिया है उसे लेकर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत महाराज से कर दूंगा। यह सुनकर आदर्श क्रोधित हो उठा और हीरा छीनकर जौहरी को धक्का दे दिया। जौहरी का सिर दीवार से टकराया और वो बेहोश हो गया। यह देखकर आदर्श के हाथ पैर फूल गए। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? आदर्श ने जौहरी के पास से हीरा और ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं उठा ली। आदर्श स्वर्ण मुद्राएं और हीरे को लेकर चुपचाप अपने गांव की ओर चल पड़ा। कुछ घंटे बाद आदर्श अपने घर पहुंचा। उसने हीरे की पोटली छुपाकर रख दी और स्वर्ण मुद्राएं अपनी माता को देते हुए बोला, महाराज आनंद ने मेरी कहानी सुनकर मुझ पर तरस खाया और यह स्वर्ण मुद्राएं इनाम के रूप में दे दी। ये तो बहुत अच्छा हुआ आदर्श। इन स्वर्ण मुद्राओं से हमारा कर्ज भी उतर जाएगा, खेत भी वापस मिलेगा और अंकिता का विवाह भी हो जाएगा। अगले दिन आदर्श जमींदार के पास गया और उसका कर्ज चुकाते हुए कहा, तो मैंने जितना कर्ज लिया था वह सूद सहित अब चुका रहा हूँ। ठीक है भाई, ये लो, आज से तुम्हारा खेत तुम्हारा हुआ। मुझे तो बस अपने धन से मतलब था, जो मुझे ब्याज सहित मिल गया, बस बात खत्म। आदर्श जमींदार की हवेली से खुश होकर चला आया, लेकिन जैसे ही वह अपने घर पहुंचा, वहां का दृश्य देखकर वह स्तंभ रह गया। उसके घर के बाहर राजा आनंद और उनके मंत्री ऊधम सिंह खड़े हुए थे। उनके साथ में एक भोला नाम का आदमी भी खड़ा था। राजा आनंद के मंत्री ऊधम सिंह राजा आनंद की ओर देखते हुए बोले, महाराज, भोला ने बताया है कि जिसने उसके मालिक पर हमला किया और स्वर्ण मुद्राएं चुराई, उसका नाम आदर्श है और वो इसी घर में रहता है। यह सुनकर आदर्श के हाथ पैर कांपने लगे। महाराज, ये आदमी झूठ बोल रहा है, इससे पूछिए इसके पास क्या सबूत है। महाराज, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों से सब देखा है। मैं किसी काम से बाहर गया था और जब मैं वापस आया तब मैंने देखा इस आदमी ने मालिक पर हमला किया और जब वो बेहोश हो गए तो ये हीरे और स्वर्ण मुद्राएं चुराकर भाग गया। महाराज, मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैं पेड़ के पीछे छिप गया। राजा आनंद क्रोधित होकर बोले, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश नहीं करो। हमें सब समझ आ गया है कि कौन झूठ बोल रहा है और तुम हमसे मदद मांगने आए थे। सीधी तरह बता दो, चुराए हुए हीरे और स्वर्ण मुद्राएं कहाँ हैं? महाराज, मैं तो जौहरी के पास हीरा बेचने के लिए गया था, लेकिन उसकी नीयत खराब हो गई। मैंने उससे हीरा छीना और उसे धक्का दिया, पर मुझे नहीं पता था कि वो बेहोश हो जाएगा। तुम्हें वो हीरा कहाँ से मिला? महाराज, जब मैं आपकी सहायता मांगने के बाद अपने गांव लौट रहा था तो मुझे रास्ते में एक थैले के अंदर से ये हीरा मिला था। तुम्हें तुरंत आकर हमें सूचित करना चाहिए था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और जौहरी को घायल करके उसके पास से भी चोरी की। इसलिए तुम दोषी हो और तुम्हें सजा मिलेगी। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो कुछ भी किया वह मजबूरी में किया। मेरे परिवार की हालत बहुत दयनीय थी। ये सब बहाने वही लोग बनाते हैं जो मेहनत नहीं करते। जैसे ही राजा आनंद ने यह कहा, आदर्श को कुछ दिन पहले की घटना याद आ गई। तभी वहीं साधु आ पहुंचा।
उसने रहस्यमयी नजरों से आदर्श की ओर देखा और बोला, क्यों आदर्श, अब समझ में आ गया भाग्य का खेल? साधु महाराज, अब मैं समझ गया हूँ। मनुष्य का भाग्य अच्छा होना चाहिए, वरना वो कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, उसे सफलता नहीं मिलती। आपने सही कहा था कि मजबूरी हमें ऐसे काम करने पर मजबूर कर देती है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। महाराज, इसे छोड़ दीजिए। ये बेचारा भाग्य का मारा है। मैं इसे जानता हूं। ये मेहनती व्यक्ति है और इसका अपराधियों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है साधु महाराज, अगर आप कहते हैं तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। इतना कहकर राजा आनंद अपने मंत्री के साथ वहां से चले गए। देखो, तुम्हारे भाग्य में कुछ समय के लिए बुरा समय लिखा हुआ था, जो अब खत्म हो चुका है। याद रखना, इंसान की मेहनत जितनी जरूरी होती है, उतना ही उसका भाग्य भी महत्वपूर्ण होता है। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। साधु की बात सही निकली। कुछ महीनों बाद जब आदर्श ने फसल बोई तो उसकी फसल बहुत अच्छी हुई और राज्य में सबसे अच्छे दामों में बिकी।